साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सारे साथी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। पहले तो सारे भाई मेरे उपस्थित हो जाओ फटाफट से। थोड़ी देरी के लिए माफी चाहते हैं, आज कोई अवेलेबल नहीं था क्लास लगाने के लिए, क्योंकि ऑपरेटर आज दो ही हैं यहाँ पर अवेलेबल, तो वो सबकी लगा करके फिर मेरी लगाने आए थे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 2-3 लोग छुट्टी पे हैं, आज किसी के घर में शादी है, कोई उसकी शादी में गया है, इस तरीके का माहौल। चलिए, साक्षी शर्मा जी गुड आफ्टरनून, सीटू राजपूत, रवि भाई, सुनील कुमार नमस्कार। साथियों कैसे हैं? राधा गुप्ता, रुखसर खान, मीनाक्षी, सुनील, कैसे हैं आप सभी लोग? साथी बढ़िया हो? अनन्या राव, रवि, ठीक है। तो बच्चे, वित्तीय संबंधों पर हम चर्चाएं कर रहे थे और मैंने लास्ट आपको आर्टिकल 265 बताया था कि बिना विधि के कोई कर नहीं लगाया जा सकता, नहीं उगाया जा सकता। ठीक है, 264 आपको बता ही चुका था, निर्वचन इंटरप्रिटेशन, जिसमें वित्त आयोग की बात थी, तो वित्त आयोग आर्टिकल 280-81 पढ़ा दिया था। फिर 265 पर भी चर्चा कर दी थी कि बिना विधि के प्राधिकार के कोई कर नहीं लग सकता। क्लियर है? इतनी बात हो गई थी। थम्स अप जरूर कर देना बच्चे। प्रिया, उमेश, राशीष, प्रत्युषा, रागिनी, शरीफ, चलिए बहुत बढ़िया। तो वित्तीय संबंध को आगे बढ़ाते हैं और आगे चर्चा करते हैं। डीपीपी आज बनने डाल दी है गंगा सागर, आज आ जाएगी बच्चे, तो आज शाम तक या कल सुबह तक मैं लगवा दूंगा। आप अपना फिर उसे लगाते रहना। कल संडे, कल क्लास नहीं होगी, आप अपना लगाते रहना। ठीक है, क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे। तो 266 क्या कहता है मेरे बच्चे? तो 266 में एक बात लिखी है। क्या लिखी है? कि भारत व राज्य सरकारों की संचित निधि व लोक लेखों का वर्णन। क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें लिखा हुआ है कि भारत व राज्य सरकार, यानी कि भारत सरकार और राज्य सरकार, भारत व राज्य सरकारों की संचित निधि को इंग्लिश में कहते हैं मेरे बच्चे कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड और लोक लेखा यानी कि पब्लिक अकाउंट्स। लोक माने होता है पब्लिक, बता चुका हूं। लेखा यानी कि अकाउंट्स, पब्लिक अकाउंट्स का वर्णन। ठीक है मेरे भाई, दो बातें लिखी हुई हैं इसमें। एक तो संचित निधि की बात है, और इसने साफ बता रखा है कि संचित निधि यानी जो कंसोलिडेटेड फंड होगा मेरे बच्चे, जो कंसोलिडेटेड फंड होगा वो दोनों सरकारों का होता है, राज्य सरकार का भी होता है और भारत सरकार का भी होता है। दोनों का अलग अलग होता है। संचित निधि को ऐसे समझो जैसे खजाना या कुल जमा, जितना भी आपके पास कुल जमा हो, जैसे मान लो आपके पापा कमाते हो या मम्मी कमाती हो या दोनों मिलके कमाते हो, तो जितना भी पैसा कुल जमा है, ठीक, जितना भी पैसा कुल जमा है वो आपका क्या कहलाता है? संचित निधि कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? संचित निधि कहलाता है। ठीक है, संचित निधि कहलाता है। अब सर, इस संचित निधि में क्लियर, संचित निधि में आता क्या क्या है, लोक लेखा में आता क्या क्या है, ये मैं आपको बता दूंगा। लेकिन यहां से एक टर्म हमें बिल्कुल क्लैरिफाई हुआ कि भारत सरकार और राज्य सरकार की अलग अलग क्या होती है? संचित निधियां होती हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार की, भारत सरकार यानी केंद्र सरकार या राष्ट्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, और राज्य सरकार, दोनों की अलग अलग, भारत सरकार की अलग होगी, राज्य सरकार की अलग होगी, अलग अलग संचित निधियां होती हैं। दादाजी का कुल जमा अलग है, पिताजी चाचा ताऊ के कुल जमा
अलग हैं, अलग अलग संचित निधियां होती हैं, अलग अलग संचित निधियां होती हैं। ठीक है मेरे भाई, यहां से ये बात तो हमें पता चल गई। पर सर इसमें आता क्या है, इन संचित निधियों में कौन सा पैसा आता है सर? हेलो भैया रोजित, शायद से नए आए हैं मेरे ख्याल से, एक बार बोलिएगा जरूर, बोलिएगा जरूर। चलिए बहुत बढ़िया, रोजिद नए हैं क्या बच्चे? चलिए, अब मैंने कहा कि इन संचित निधियों में आता क्या है, तो संचित निधि में शामिल क्या क्या शामिल होता है इस कंसोलिडेटेड फंड में? इस कंसोलिडेटेड फंड में क्या क्या शामिल होता है मेरे बच्चे? इस कंसोलिडेटेड फंड में क्या क्या शामिल होता है? इस कंसोलिडेटेड फंड में क्या क्या शामिल होता है? संचित निधियों में शामिल, संचित निधियों में शामिल, संचित निधियों में शामिल क्या क्या होता है? भारत सरकार या राज्य सरकारों की संचित निधि में शामिल क्या है? जैसे करों से प्राप्त आय, कर यानी कि टैक्स, कर से आप क्या कहते हैं? टैक्स से प्राप्त आय, आय समझते हैं? इनकम। जो भी टैक्स से इनकम आती है वो भी किस में आती है बच्चे? संचित निधि में आती है। सभी करों से प्राप्त आय, सभी उधार प्राप्तियां, सभी और लगा लेना आपका कौन से कर से, तो सभी करों से प्राप्त आय, इसके अलावा सभी उधार प्राप्तियां, सभी उधार प्राप्तियां, सभी उधार प्राप्तियां, सभी उधार प्राप्तियां। मान लो आपने किसी को लोन दिया था या किसी से लोन लिया था, तो लोन जो लिया है, जो पैसा आया है वो भी किस में आएगा? संचित निधि में आएगा। ठीक, या उधार दिया था लेकिन उसकी ब्याज आ रही है, उधार के रीपेमेंट से प्राप्त आए, उधार के रीपेमेंट, रीपेमेंट का मतलब होता है, मान लो आपने किसी से उधार लिया, जैसे आपने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लिया, लेकिन आपके पास कहीं से पैसा आया, आपने सोचा यार इकट्ठा चुका देता हूं, कुछ तो बचत होगी, कुछ तो बचत होगी। ठीक है, मान लो मैंने बैंक से लोन लिया 10 लाख का, मैं उसकी ईएमआई भरता हूं हर महीने 10,000, ठीक है, हर महीने, लेकिन मेरे पास इकट्ठा पैसा आ गया कहीं से 5-6 लाख 3-4 साल बाद, तो मैंने सोचा कि बैंक जाकर के इकट्ठा चुका देता हूं, कुछ तो ब्याज बच जाएगी, वो तो मेरी इनकम होगी, नहीं तो वो पैसा भी जाता। भाई मैं किस्तों में 10 लाख के 15 लाख दे रहा था, मैं 5 लाख चुका चुका हूं ब्याज सहित, अब 5 लाख बच रहे हैं, उन पे भी ब्याज जानी है, तो मैंने बैंक से कहा भैया इकट्ठे ले लो। उनने कहा कि आप 5 लाख के 7 लाख आने आपके, आप एक काम करो 6 लाख दे दो। 6 लाख में सेटलमेंट हो गया, 1 लाख तो बच गए, वो तो मेरी रीपेमेंट से प्राप्त आए है। ठीक है, और अग्रिम भुगतान, एडवांस पेमेंट, अग्रिम भुगतान, किसी भी चीज के लिए अगर जो हमें पेमेंट आता है, किसी भी चीज के लिए अग्रिम भुगतान, एडवांस पेमेंट, एडवांस पेमेंट, ये भी संचित निधि में शामिल होता है, ये भी संचित निधि में शामिल होता है। एडवांस पेमेंट, जैसे अभी मान लो अभी शोर मचा कि हमारी जो आकाश नाम की मिसाइल है उसे फिलीपींस खरीदना चाहता है, भारत फिलीपींस को आकाश नाम की मिसाइल बेचेगा, तो उसका जो पेमेंट आएगा, उसका जो एडवांस पेमेंट आएगा वो भी कहां जमा होगा? संचित निधि में। यानी कुल मिला के देश में जितनी भी इनकम बनती है वो संचित निधि में जमा होती है। किस में जमा होती है? संचित निधि में जमा होती है। ठीक है, आपातकाल के लिए जो पैसे रखते हैं वो भी आ जाएगी उमेश भाई। ठीक है, तो ये है संचित निधि की बात, क्या क्या इसमें शामिल होता है मैंने आपको बता दिया। अब मेरे बच्चे एक खास बात कि सर जो लोक लेखा है उसमें कौन से पैसे जमा होते हैं, उसमें कौन से जमा होते हैं? तो बच्चे लोक लेखा भी अलग अलग होते हैं भारत और राज्य सरकार के। आइए, भारत और राज्य सरकार के, भारत और राज्य सरकार के, इंडियन और स्टेट गवर्नमेंट के लोक लेखा में, भारत और राज्य सरकार के लोक लेखा में, लोक लेखा में, लोक लेखा में लोक धनराशियां, लोक धनराशियां, भाई लोक माने क्या होता है? जनता। लोक माने क्या होता है? जनता। लोक लेखा यानी पब्लिक अकाउंट्स,
में लोक धनराशियां यानी कि पब्लिक की धनराशियां जमा होती हैं। लोक धनराशियां जमा होती हैं। लोक धनराशियां जमा होती हैं। जमा होती हैं। ठीक है सर, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो बच्चे, मान लो कि पापा 100 रुपए रोज कमाते हैं। पापा की कमाई है 100 रुपए रोज। अब इन 100 रुपए में से पापा 10 रुपए मम्मी को देते हैं। 10 रुपए किसको देते हैं? मम्मी को, मदर को देते हैं। ठीक, मम्मी 10 रुपए रोज अपने पास जमा कर लेती है। 10 रुपए अपने पास, महीने में कितने हो जाएंगे बच्चे? सर महीने में हो जाएंगे 300 रुपए। अब जैसे ही 300 होते हैं, मम्मी क्या करती है? इसे डाकघर में जमा कराती है। ठीक है, डाकघर में, पोस्ट ऑफिस में जमा कराती है। पोस्ट ऑफिस में जमा कराती है। मम्मी क्या करती है? इसे पोस्ट ऑफिस में जमा कराती है। हाँ उमेश यादव, ये 266 का 2 मान लो यार, इसे 1 मान लो। लो इसे 1 मान लो। ठीक, इसे मान लो आप 1, ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपका 1। इसे मान लो 266 का 1। इसे मान लो मेरे बच्चे 266 का 1। वैसे आपको 1 2 3 इसमें याद करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी आप लिख सकते हो। लो ये हो गया 266 का 2। ठीक, मान लीजिए मम्मी को 10 रुपए जो पापा बचा करके देते थे, मम्मी हर महीने इकट्ठे होने पर उन्हें डाकघर में जमा कराती थी, या मम्मी LIC में जमा कर देती थी। LIC, जीवन बीमा, या मम्मी ने कोई भी सेविंग स्कीम खोल रखी थी, कोई भी सेविंग स्कीम, किसी भी बचत स्कीम में पैसा जमा कर देती थी। या पापा जो नौकरी करते थे उनका PF कटता था, PF, प्रोविडेंट फंड, PF, भविष्य के लिए, भविष्य सिक्योर के लिए आपने देखा होगा PF कटता है, प्रोविडेंट फंड, जिसे आप कभी भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो जितना भी पब्लिक का पैसा, ये पब्लिक का पैसा है, आप कभी भी निकाल सकते हैं। आप LIC तोड़वा सकते हैं। आप FD कराई थी, फिक्स डिपॉजिट, बैंक में जाके कि 5 साल के लिए, आपने कहा कि मैं अब नहीं चला पाऊंगा, 3 साल में तोड़ दो, 3 साल में तोड़ देंगे, कम ब्याज लगेगा। ये आपका पैसा है, आप कभी भी निकाल सकते हो। इसे लोक लेखा कहते हैं, इसे लोक लेखा कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेविंग स्कीम, जो बचत योजनाओं में पैसा लगा है, जो बचत योजना में पैसा लगा है, या जो बीमा योजना में पैसा लगा है। ठीक, बीमा योजना, LIC वगैरह में जो पैसा लगा है आपका, बीमा योजना में जो पैसा लगा है, बीमा योजना में, या मेरे साथी आपके पिताजी का प्रोविडेंट फंड जो कटता है, PF, ये पैसा सब कुछ क्या होता है? ये होता है लोक लेखा, ये होता है मेरे बाबू लोक लेखा। ठीक है, आपको इसमें 2 3 करके याद करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी आपने बोला तो मैंने लिख दिया। अब इसी फॉर्मेट में मैं 3 भी लिख देता हूं कि मेरे साथियों, अगर इससे पैसा निकालना है, मान लो भारत की जो संचित निधि है या राज्य सरकारों की जो संचित निधि है, इनमें से पैसा कौन निकाल सकता है? किसके हाथ में इसका कंट्रोल है? अगर आप प्रधानमंत्री के हाथ में दे दोगे फिर तो वो हर समय पैसा निकाल लेंगे, हर समय पैसा निकाल लेंगे। ठीक है, तो बच्चे तीसरा पॉइंट देखिए, ये 2 था, ये 2 था। अब 3 आपको दिखाता हूं, आइएगा। ये है 266 का 3, थर्ड पॉइंट। ये क्या कह रहा है कि भारत व राज्य सरकार की संचित निधि से, राज्य सरकारों की संचित निधि से फंड निकालना, संचित निधि से धनराशियां विधि के अनुसार निकाली जाएंगी। धनराशियां किसके अनुसार निकाली जाएंगी बच्चे? धनराशियां विधि के अनुसार। विधि का मतलब होता है कानून। आपको जो तरीका बताया गया है, विधि के अनुसार निकाली जाएंगी, विधि के अनुसार निकाली जाएंगी। किसके अनुसार निकाली जाएंगी? विधि के अनुसार मेरे बच्चे निकाली जाएंगी।
किसके अनुसार निकाली जाएंगी? विधि के, कानून के। और कानून क्या कहता है? कानून क्या कहता है कि आप कैसे पैसा निकाल सकते हो, कैसे पैसा निकाल सकते हो। अर्थात जो भारत सरकार की संचित निधि है, भारत सरकार की जो संचित निधि है, भारत सरकार की संचित निधि, भारत सरकार की जो संचित निधि है, इससे पैसा निकालना है, या राज्य सरकार की संचित निधि से पैसा निकालना है, राज्य सरकार की संचित निधि से पैसा निकालना है, संचित निधि से पैसा निकालना है, तो भैया कौन निकाल पाएंगे? मैंने कहा कानून के द्वारा। और कानून कौन बनाते हैं? कानून कौन बनाते हैं? हाँ, आरडी अकाउंट भी होता है, रिकरेंट डिपॉजिट, एफडी होता है। जैसे मान लो मैंने कहा 5 लाख रुपए मेरे रख लो बैंक वालों, मैं 10 साल बाद आऊंगा। अब रिकरेंट डिपॉजिट क्या होता है? मैंने कहा 5 लाख का आरडी करा दो, तो 5 लाख मुझे टुकड़ों में देने हैं, टुकड़ों में, ये होता है। ठीक, भारत सरकार की संचित निधि से कानून के द्वारा, और राज्य सरकार की संचित निधि से भी कानून के द्वारा। और कानून कौन बनाता है? कानून कौन बनाता है? क्या राष्ट्रीय विकास परिषद भी आती है वित्त आयोग में? सर नहीं बच्चे, राष्ट्रीय विकास परिषद नहीं आती, वो अलग से है। बोलिए बोलिए, कानून कौन बनाता है? सर संघ में तो संघीय विधायिका यानी संसद। राज्य में कौन बनाता है? सर राज्य विधानमंडल। राज्य में कौन बनाता है? राज्य विधानमंडल। तो ऊपर वाले पॉइंट को ठीक से जरा ध्यान से पढ़ो। साफ बोला है कि भैया जो धनराशियां होंगी कौन से संचित निधि से, वो किसके अनुसार निकलेंगी? विधि यानी कानून के अनुसार निकलेंगी। और कानून बनाता कौन है? सर संघीय विधायिका और राज्य विधायिका। संघीय विधायिका का मतलब है सर संसद। कौन निकालेगी? संसद यानी पार्लियामेंट। भारत की संचित निधि में से कौन निकालेगी? संसद। और राज्य की संचित निधि से कौन निकालेगी? कौन निकालेगी? सर राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। आपने सुना होगा बजट आता है, बजट राज्यों में भी आता है और केंद्र में भी आता है कि नहीं आता? तो बच्चे बजट में भी तो सरकारें यही मांगती हैं। रक्षा मंत्रालय कहता है हमें 10,000 करोड़ चाहिए, हमें कोई और स्वास्थ्य मंत्रालय आता है हमें 2,000 करोड़ चाहिए, शिक्षा मंत्रालय आता है हमें 500 करोड़ चाहिए। तो सब मंत्रालय अपनी अपनी डिमांड रखते हैं, उसी को ही तो बजट में रखता है वित्त मंत्री कि इन मंत्रालयों ने इतना पैसा मांगा है और ये पैसा हमें संचित निधि से दिलवाइए, देश के लिए विकास करना है। तो संचित निधि से दिलवाइए मतलब लोकसभा में बहस होती है, पास हो जाता है तो राज्यसभा जाता है, राज्यसभा से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के साइन, पैसा अलॉट हो जाता है, पैसा मिल जाता है। यानी कि संसद दिलवाती है। संसद कौन दिलवाती है? संसद। क्लियर है? बताओ, थम्स अप करो जल्दी से, इतनी बातें क्लियर है? तो संचित निधि दोनों की अलग अलग होती है, हमने इतना सीखा आर्टिकल 266 में। ठीक, लोक लेखा दोनों के अलग अलग हैं। लोक लेखा में पब्लिक के पैसा जमा है, पब्लिक का पैसा है वहां पर, और संचित निधियों में आपको मैंने बताया जितनी भी भारत सरकार की इनकम होती है वो सारी है, राज्य सरकारों की इनकम होती है वो सारी है। ठीक, और साथ में पैसा कौन निकालेगा संचित निधियों से? तो भैया जो कानून बनाने वाली संस्थाएं हैं, संघीय विधायिका यानी संसद और राज्य विधायिका यानी राज्य विधानमंडल। संसद कैसे निकालेगी? बिल पास करके। शरीफ भाई, जैसे मान लो बजट में 20,000 करोड़ मांगे, सभी मंत्रालयों ने अपनी अपनी डिमांड रखी, वित्त मंत्री ने सबकी डिमांडों को एक कागज में लिख दिया, ये मंत्रालय इतने रुपए मांग रहे हैं, टोटल हो रहा है 20,000 करोड़। अब संसद में वो बिल रखा जाएगा, बजट, और बजट लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, राष्ट्रपति के साइन होंगे, पैसा मिल जाएगा। तो संसद ही तो निकाल रही है, राज्यों में राज्य विधानमंडल निकालता है। डन है? डन है तो बोलें जल्दी से, फिर आगे बढ़ें। फिर आगे बढ़ें 267 पर, 267 पर, 267 पर। ठीक है, अब एक भाई ने मुझसे पूछा था कि अगर इमरजेंसी हो तब क्या करें सर? अगर इमरजेंसी हो तब क्या करें? तो बच्चे तब का भी इलाज आ रहा है। आ जाओ 267, आर्टिकल 267, आर्टिकल 267, आर्टिकल 267, 267 में लिखा है आकस्मिक निधि। और आकस्मिक आप जानते हो, लोग कहते हैं यार
फलाने व्यक्ति का यार एक्सीडेंट हो गया यार, अरे यार अकस्मात, अकस्मात अचानक से, यानी कि कोई इमरजेंसी जब आती है, आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, इंग्लिश में कहते हैं बच्चे से कॉन्टीजेंसी फंड, कॉन्टीजेंसी, कॉन्टीजेंसी फंड। आकस्मिक निधि बोले तो कॉन्टीजेंसी फंड इसे बोला जाता है, आकस्मिक निधि। और आकस्मिक निधि को लेकर के यहां क्या बात लिखी हुई है, क्या बात लिखी हुई है कि संविधान, संविधान एक निधि का निर्माण अग्रदाय के रूप में करता है, या संविधान में, संविधान में ऐसे लिखें, संविधान में एक निधि, एक निधि अग्रदाय, अग्रदाय समझते हैं, अग्रदाय का मतलब होता है अग्रिम, एडवांस। एक निधि का निर्माण, एक निधि का निर्माण अग्रदाय, संविधान में एक निधि का वर्णन करो, एक निधि का वर्णन, वर्णन अग्रदाय के रूप में मिलता है। अग्रदाय बोले तो एडवांस, एडवांस के रूप में, के रूप में, के रूप में मिलता है, अग्रदाय के रूप में मिलता है, अग्रदाय के रूप में मिलता है। ठीक है भैया, अग्रदाय के रूप में मिलता है, ब्रैकेट में लिख लेना, जो आपातकाल या इमरजेंसी के लिए होता है, जो आपातकाल, जो आपातकाल या इमरजेंसी घटनाओं के लिए, इमरजेंसी घटनाओं के लिए होता है, इमरजेंसी घटनाओं के लिए होता है। परेशान ना होना, समझा दूंगा, घटनाओं के लिए होता है, इमरजेंसी घटनाओं के लिए होता है। ठीक है भैया, इमरजेंसी घटनाओं के लिए है, इमरजेंसी घटनाओं के लिए। और मेरे बाबू ये जो आपकी आकस्मिक निधि है, ये दोनों की अलग अलग होगी, ठीक, दोनों की अलग अलग होगी। ये एक होती है संघ की आकस्मिक निधि, संघ यानी कि भारत की, संघ की आकस्मिक निधि, संघ की आकस्मिक निधि, संघ की आकस्मिक निधि। एक होती है राज्यों की आकस्मिक निधि, राज्यों की भी अपनी होती है, राज्यों की आकस्मिक निधि, राज्यों की आकस्मिक निधि, राज्यों की आकस्मिक निधि। ठीक है भाई, संघ की आकस्मिक निधि कौन बनाता है, संघ की आकस्मिक निधि का निर्माण कौन करता है, इसका निर्माण करता है, याद रखना, संसद। इसका निर्माण किसने किया है, इसे बनाता कौन है, संसद, संसद। ठीक, राज्य की आकस्मिक निधि कौन बनाता है, इसी तरीके से इसका निर्माण कौन करेगा, सर इसका निर्माण करेगा यानी राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर। और इनका जो कंट्रोल होगा, इनकी जो चाबी होगी पैसे निकालने की, वो किसके पास होगी, इन पर जो नियंत्रण होगा वो किसका होगा, चाबी किसके पास होगी पैसे निकालने की। अगर इनसे पैसे निकालने हैं इमरजेंसी कंडीशनों में, तो पैसा कौन निकाल के देंगे, संघ वाली की प्रेसिडेंट के पास होगी चाबी, राष्ट्रपति जी के पास। और राज्य वाली की, राज्य वाली की किसके पास होगी, राज्य वाली की किसके पास होगी, राज्यपाल के पास, गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास, गवर्नर के पास। ये आपको निकाल के देंगे यहां से पैसे। लेकिन याद रखना, कंडीशन कैसी होनी चाहिए, इमरजेंसी कंडीशन होनी चाहिए, तुरंत की तुरंत भैया पैसा चाहिए। अब सुनने की कोशिश करें, वीडियो नहीं चल रही, स्वीटी प्रजापति जी का कहना है वीडियो नहीं चल रही। अनुज कह रहे हैं सर मैं फर्स्ट टाइम आया हूं, स्वागत करता हूं, लेकिन कृपया मेरी क्लासेस शुरुआत से देखेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी बच्चे, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाला है। ठीक है, बहुत दिक्कत, बहुत दिक्कत। ठीक, अतुल गौतम, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है बच्चे, अभी सारी चीज आने वाली है, परेशान ना हो।
इनकम टैक्स, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनकम टैक्स जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट टैक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, क्या वीडियो नहीं चल रही है? क्या वीडियो नहीं चल रही है? ऐसा कुछ है क्या यहाँ? एक बार से बोल तो साथियों, मैं यहाँ पटर पटर लगा हुआ हूं और वीडियो नहीं चल रही हो तो फायदा ही क्या है? बोले जल्दी से। देखो, अब इसे समझने की कोशिश करना। जैसे मैं एक परिवार पे आपके पे लेके चलता हूं, आपके परिवार पे लेके चलता हूं। मान लो पापा की कमाई 20,000 रुपए प्रति माह है। पापा कितने रुपए पर मंथ कमाते हैं? 20,000। ठीक है, मान लो किसी के पापा 20,000 पर मंथ कमाते हैं। 20,000 में से पापा क्या करते हैं? पापा 2,000 रुपए महीना, 2,000 रुपए महीना मम्मी को देते हैं एडवांस में। 2,000 रुपए महीना देते हैं मदर को, मम्मी को। मम्मी को 2,000 रुपए महीना दे देते हैं एडवांस। किसके लिए? ये फंड दिया है, यही है आपका कॉन्टीजेंसी फंड। कॉन्टीजेंसी फंड, कॉन्टीजेंसी फंड, यही है आपका कॉन्टीजेंसी यानी आकस्मिक निधि। ठीक है, अब पापा ने 2,000 दे दिए। पापा ने कहा कि मुझे बता दियो जब ये खत्म हो जाए तो मैं तुझे फिर से 2,000 दे दूंगा, मैं तुझे फिर से 2,000 दे दूंगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये पापा थे, ये थे पापा। अब पापा घर पे है नहीं, पापा गए घूमने। पापा कहां चले गए? घूमने चले गए। पापा घूमने चले गए, टूर पे चले गए, टूर पे। और पापा आएंगे कितने महीने बाद? 1 महीने बाद। पापा 1 महीने बाद आएंगे, 1 मंथ बाद आएंगे, 1 मंथ बाद आएंगे। ठीक, पापा 1 महीने बाद आएंगे और पापा टूर पे चले गए। ठीक, मम्मी को ये पैसे उन्होंने दे रखे हैं, चलो इन्हें बढ़ा करके मैं 5,000 लिख देता हूं। 5,000 मम्मी को 5,000 रुपए देते हैं वो कि ये खर्च हो जाए तो मुझे बता दियो, मैं और 5,000 फिर से कर दूंगा। ठीक, अब सुनना, पापा घूमने चले गए, पापा घर पे है नहीं, पापा घर पे है नहीं। और पापा का एक बेटा है जिसका नाम है चुन्नू। चुन्नू मम्मी से कहता है, मम्मी मम्मी वो मास्टर साहब की फीस देनी है स्कूल में। वो मास्टर साहब कह रहे थे फीस नहीं आई तो स्कूल मत आना, मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, पेपर भी आ रहे हैं, मुझे नहीं पता, पैसे दो। मम्मी कह रही है कि बेटा पापा तो है नहीं, पापा टूर पे गए हैं, मैं तुझे पैसे कहां से दूं? नहीं नहीं मम्मी मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो, मुझे फीस पढ़नी है, स्कूल में परीक्षा भी है, मैं कैसे, मैं फेल हो जाऊंगा, फिर आप कहोगे कि तू फेल हो गया, पढ़ता नहीं है, मुझे नहीं पता, फीस दो। तो मम्मी क्या करेगी? मम्मी को इन 5,000 में से, मम्मी इन 5,000 में से फीस दे देगी। किसको? चुन्नू को। चुन्नू को फीस के पैसे दे देगी। ये पकड़ चुन्नू, तू फीस भरिया भाई, तू फीस भरिया, रो मती। क्यों? क्योंकि पापा ने कहा था इमरजेंसी कंडीशन के लिए पैसे हैं, तू इनका यूज करियो। अब मान लो चुन्नू ने फीस भर दी स्कूल की 2,000, चुन्नू ने स्कूल की फीस भर दी 2,000। मम्मी पे कितने बचेंगे? मम्मी पे कितने बचेंगे? आप कहेंगे सर मम्मी पे बचे 3,000 रुपए, 3,000 रुपए। अब पापा 1 महीने बाद लौट के आए, पापा लौट के आए, मम्मी ने कहा सुनिए जी वो स्कूल की फीस भरनी थी उसकी, चुन्नू की, तो 2,000 रुपए उसकी स्कूल की फीस में चले गए, कॉन्टीजेंसी में से, हाँ आकस्मिक निधि में से। ठीक है, जो आपने दे रखे थे कि मैं अगर नहीं हूं तो तू इसमें से पैसा खर्च कर लेना। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, 3,000 बचे ना तेरे पे, तू 2,000 और पकड़, तू 2,000 और पकड़। वापस तेरे पास कितने रुपए हो गए? वापस तेरे पास 5,000 हो गए, वापस तेरे पास 5,000 हो गए। मतलब यह है कि मेरे बच्चे, जो संचित निधि होती है, जो संचित निधि होती है, जो कुल जमा होता है भारत सरकार पे या राज्य सरकार पे, उसमें से कुछ पैसा एडवांस के रूप में किसमें डाला जाता है? संघ की संचित निधि में, और राज्यों की संचित निधि में से राज्यों की आकस्मिक निधि में। संघ की संचित निधि से, संघ की संचित निधि से किसमें डाला जाएगा? संघ की संचित निधि से किसमें डाला जाएगा? संघ की संचित निधि से किसमें डाला जाएगा? संघ की संचित निधि से किसमें डाला जाएगा एडवांस के रूप में? किसमें बच्चे? सर संघ की आकस्मिक निधि में। और राज्यों की संचित निधि से किसमें डाला जाएगा? राज्यों की संचित निधि से किसमें डालेंगे? राज्यों की वो संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड से किसमें डालेंगे बच्चे? सर राज्यों की आकस्मिक निधि में डालेंगे। ये एडवांस के रूप में रहता है पैसा। सर क्यों रहता है? क्यों रहता है? तो बच्चे ये जो देश की व्यवस्था है ये एक परिवार की तरह चलती है, ये एक परिवार की तरह। मैंने कहा संचित निधि से पैसा कौन निकालती है? सर संसद निकालती है।
राज्यों में संचित निधि से कौन निकालती है? सर राज्य विधानमंडल। क्या मेरे बच्चे संसद की बैठकें पूरी साल लगातार चलती हैं? क्या राज्य विधानमंडल की बैठकें पूरी साल लगातार चलती हैं? मुझे बताइए, क्या संसद की बैठकें पूरी साल लगातार चलती हैं या राज्य विधानमंडल की बैठकें पूरी साल लगातार चलती हैं? मुझे बताइए। आपने पॉलिटी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी कि संसद में 3 बार सत्र आते हैं, बजट, मानसून, शीतकालीन, लगभग 1.5 महीने के लिए, 40 45 दिन के लिए आते हैं। पूरी साल लगातार नहीं बैठते सांसद या विधायक लोग आपके लिए। ठीक, अब मान लो कि बैठक नहीं चल रही है, पापा जी नहीं है तो मम्मी जी ने पैसे निकाल के दिए ना, पापा जी नहीं है तो इमरजेंसी में मम्मी ने पैसे दिए थे ना। ठीक उसी तरीके से अगर संसद की बैठकें नहीं चल रही हैं या राज्य विधानमंडल की बैठकें नहीं चल रही हैं और कोई इमरजेंसी आ गई, कोई आकस्मिक काम आ गया, मान लो बिहार में बाढ़ आ गई, अब भैया संसद की बैठकें चल नहीं रही हैं, संचित निधि से पैसा निकल नहीं सकता। अब उसका वेट करोगे आप, बैठक आएंगी तब संचित निधि से पैसा निकलेगा, संसद पास करेगी, तब तक तो बिहार बह जाएगा। अरे बाबू, इसीलिए ये फंड बनाया गया है, इसीलिए कॉन्टीजेंसी फंड बना है कि भाई अभी अचानक से काम पड़ गया और बैठकें चल नहीं रही हैं, तो आप किस फंड से काम चला लो? आकस्मिक निधि वाले फंड से काम चला लो। समझ में आया कि नहीं आया? इसे रब कर दो साइड में, ये तो केवल आपको समझाने के लिए था, चुन्नू मुन्नू। ठीक है भाई, समझ में आया मेरे साथियों को? क्लियर हुआ मेरे भाइयों को? सारे चीते बोलेंगे एक बार, सारे चीते जल्दी से बोलेंगे। और इसमें कंट्रोल किसका चलता है? आपको पैसे निकाल के कौन देगा? संघ वाली से निकालना है तो राष्ट्रपति, राज्य वाली से निकालना है तो कौन देगा? सर राज्य वाली से देंगे राज्यपाल। कौन देंगे? सर राज्यपाल। कौन देंगे? राज्यपाल। क्लियर है? बोले एक बार। हाँ, प्राकृतिक आपदा वगैरह आ गई तो क्या होगा? अब मान लो केदारनाथ में आपदा और उत्तराखंड में राज्य विधानमंडल की बैठकें नहीं हो रही हूं और केदारनाथ में तत्काल प्रभाव से काम कराना है, रोड बनवानी है, पैसा चाहिए, जो भी बर्बाद हुआ है उसे ठीक करना है, पैसा चाहिए, और उत्तराखंड की राज्य विधानमंडल की बैठकें चल नहीं रही हैं, पैसा कहां से लाए राज्यपाल? तो भैया कॉन्टीजेंसी फंड से निकाल के देगा, आकस्मिक निधि से निकाल के देगा। आया समझ में? डन है तो बोलिए एक बार फटाफट से, डन है तो बोलिए। हाँ जी बच्चे, पल्ले पड़ा? ठीक, तो एक क्वेश्चन में लिखता हूं, संघ की आकस्मिक निधि, संघ की आकस्मिक निधि कॉन्टीजेंसी फंड का निर्माण कौन करता है? संघ की आकस्मिक निधि का निर्माण कौन करता है? ठीक है, ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट बोले तो राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यपाल, ऑप्शन डी राज्यपाल, ऑप्शन ई है ए एंड सी। बताइए कौन करता है? संघ की आकस्मिक निधि का निर्माण कौन करता है? यूनियन यानी कि सेंट्रल की जो कॉन्टीजेंसी फंड है उसे कौन बनाता है? बेहद शानदार, बेहद जबरदस्त। तो बच्चे आप जानते हैं कौन बनाता है? सर कौन बनाता है? संसद बनाती है। कौन बनाता है? संसद। अगर इसी जगह में संघ की जगह राज्य लिख देता, अगर संघ की जगह राज्य लिख देता तो राज्य की आकस्मिक निधि का निर्माण कौन करता? राज्य की आकस्मिक निधि का निर्माण कौन करता? तब करती राज्य विधानमंडल। कौन करती? राज्य विधानमंडल। अगर मैं इसी क्वेश्चन में यह लिख देता कि संघ की आकस्मिक निधि का नियंत्रण कौन करता है,
नियंत्रण यानी कि चाबी किसके पास है, कौन पैसे निकाल पाएगा। नियंत्रण का मतलब चाबी किसके पास है, तो नियंत्रण कौन करता, सर नियंत्रण करता राष्ट्रपति। नियंत्रण कौन करता, राष्ट्रपति। और अगर मैं राज्य की आकस्मिक निधि का नियंत्रण पूछता तो कौन करता, सर राज्यपाल। कौन करता, राज्यपाल। बताओ आज समझ में आई, बात समझ में आई। संघ की आकस्मिक निधि कौन बनाता है, सर संसद। राज्य की आकस्मिक निधि कौन बनाता है, सर राज्य विधानमंडल। संघ की आकस्मिक निधि का नियंत्रण यानी चाबी किसके पास है पैसे निकालने की, सर राष्ट्रपति के पास। राज्य विधानमंडल की किसके पास है, राज्यपाल के पास। लेकिन इमरजेंसी कंडीशनों के लिए है ये, केवल जब आपकी बैठकें नहीं चल रही हो, जब आपकी बैठकें नहीं चल रही हो। अगर बैठकें चल रही हैं तो संसद से ही मेरे भाई संचित निधि से पैसा निकाल के आपको दिया जाएगा। क्लियर है, इतना क्लियर है तो थम्स अप कर दीजिएगा फटाफट से, फटाफट से। ठीक है, नियंत्रण को बच्चे एक शब्द और लिख लेना यहां पर। नियंत्रण को कभी कभी पेपर में हिंदी वालों के लिए खास बता रहा हूं, इंग्लिश में तो कंट्रोल पूछा जाएगा या फिर आपसे लिखा आएगा किसकी अनुमति, किसकी परमिशन चाहिए आकस्मिक निधि से पैसा निकालने के लिए, तो परमिशन किसकी चाहिए, प्रेसिडेंट की। राज्य वाली के लिए किसकी परमिशन चाहिए, राज्य वाली के लिए किसकी परमिशन, सर राज्यपाल की। लेकिन नियंत्रण की जगह हिंदी में, इंग्लिश में तो परमिशन ही लिखा आएगा, हिंदी में व्यायाधीन भी कहते हैं इसे, व्यायाधीन। हिंदी में कभी कभी व्यायाधीन भी कहते हैं। हिंदी में क्या भी लिखा आ जाता है, व्यायाधीन। तो घबराना मत हिंदी वालों, इंग्लिश में तो परमिशन ही लिखा आएगा। बस इतना याद रखना किसकी परमिशन से पैसा निकलता है, सर संघ वाली आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति की परमिशन, राज्य वाली आकस्मिक निधि से राज्यपाल की परमिशन। बोले इतनी बात क्लियर है, बोले जल्दी से, इतनी बात क्लियर है तो बोलिए जल्दी से। हाँ जी बच्चे, ठीक। और कब निकलेगा, कब निकलेगा, इमरजेंसी में निकलेगा, ये बात भी आप याद रखना। कब निकलेगा, इमरजेंसी में, इमरजेंसी में, इमरजेंसी में जब बैठकें यानी कि मीटिंग्स ना चल रही हो, मीटिंग्स ना चल रही हो, मीटिंग्स ना चल रही हो। अगर मीटिंग वगैरह चल रही है संसद की या राज्य विधानमंडल की तो संचित निधि से ही निकलेगा। ठीक, ये इमरजेंसी के लिए है, जब वो लोग नहीं है, जब पापा नहीं है तब मम्मी पैसे दे सकती हैं, पापा हैं तो पापा ही देंगे, पापा हैं तो पापा ही देंगे। डन है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब बच्चे बात आती है आगे के कुछ एक आर्टिकल हैं जो आपके टैक्स से रिलेटेड बातें करते हैं, टैक्स से रिलेटेड। जैसे 3 शब्द मैं आपको बताना चाहता हूं। टैक्स आप जानते हो, टैक्स इकोनॉमी में कभी आपने पढ़ा हो, सुना हो, सुना है, पढ़ा है, टैक्स के बारे में पढ़ा है, सुना है आपने, बोलो जल्दी से। टैक्स के बारे में पढ़ा है, सुना है, सर सुना तो है। टैक्स क्या होता है, टैक्स क्या होता है, सरकार जो भी चीज आपके ऊपर वेट के रूप में, भार के रूप में लगाती है उसे आप टैक्स कहते हैं। ठीक है सर, सरकार को तत्काल खर्चों को पूरा करने की अनुमति देती है जब संसद या राज्य विधानमंडल की स्वीकृति प्राप्त हो। क्या बात है उमेश भाई, शाबाश। ठीक, टैक्स या कर, इकोनॉमी पढ़े होगे, इकोनॉमी पढ़े होगे, कभी ना कभी तो पढ़े होगे, नहीं भी पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं। तुरतुरे तो खाए होंगे, तुरतुरे, तुरतुरे, कुरकुरे, तो कुरकुरे पे पीछे लिखा रहता है, कुरकुरे पे लिखा रहता है पीछे 5 रुपए का कुरकुरे, ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, सभी करों सहित इसकी कीमत 5 रुपए है। ठीक, यानी कि कर, कर एक ऐसी चीज है जो आपसे सरकार लेती है। सरकार आपके ऊपर जो आर्थिक बोझ लगाती है उसे कर कहते हैं। कि किसी की इनकम ज्यादा है, आपसे कह दिया कि भैया टैक्स दे, आपको मैंने तो अपनी मेहनत से कमाई करी है, मैं नहीं दूंगा 1 रुपया भी, ऐसा नहीं चलता। ठीक, तो क्लियर, जो भी आपके ऊपर आर्थिक बोझ सरकार द्वारा लगाती है उसे टैक्स कहते हैं। सरकार द्वारा लगाया गया आर्थिक बोझ, सरकार द्वारा लगाया गया आर्थिक बोझ। और 3 शब्द मैं आपको बता रहा हूं, इन 3 शब्दों को याद कर लेना, 3 शब्दों को याद कर लेना, क्योंकि इन 3 शब्दों का ही खेल है, ये आपसे पूछे जाते हैं। बेटा टैक्स में 3 बातें चलती हैं। सबसे पहला होता है इंपोज, कलेक्ट, यूज।
इम्पोज, इम्पोज, दूसरा शब्द होता है कलेक्ट, तीसरा शब्द होता है यूज, तीसरा शब्द होता है यूज। या तो यूज लिख लो या कंजप्शन, यूज लिख लो या कंजप्शन भी कह सकते हो, कंजप्शन। ठीक है, हिंदी इम्पोज को हिंदी में क्या कहते हैं? इम्पोज को हिंदी में कहते हैं लगाना, लगाना। ठीक, टैक्स लगाना, इम्पोज, या टैक्स को उद्ग्रहित करना, उद्ग्रहित करना। ठीक, टैक्स को लगाना या टैक्स को उद्ग्रहित करना इंग्लिश में कहते हैं इम्पोज। अब मान लो टैक्स लगाया किसी ने, और जो टैक्स को इकट्ठा कर रहा है, जो टैक्स को इकट्ठा कर रहा है, संग्रहित कर रहा है, संग्रहित कर रहा है, इसे कहते हैं कलेक्ट, इसे कहते हैं कलेक्ट। ठीक, यूज यानी कि कंजप्शन, यूज यानी कि कंजप्शन। अब कंजप्शन, यूज को हिंदी में कहते हैं उपयोग, उपयोग। कंजप्शन को कहते हैं उपभोग, उपभोग, या बांटना, कि किसमें बटेगा, किसके हिस्से में जाएगा। ये तीन चीजें हैं। इन्हीं तीन चीजों पे आने वाले 4 आर्टिकल टिके हुए हैं, 4 आर्टिकल, 268, 269, 269A, 270 और 271, 5 आर्टिकल टिके हैं। ठीक है, 5 आर्टिकल। और उनमें क्या बताया बेटा? टैक्स से रिलेटेड याद करो, आर्टिकल 265, आर्टिकल 265 ने कहा था अगर कोई भी टैक्स लगेगा तो कानून बनाकर लगेगा, कानून बनाकर लगेगा। और कानून बनाती कौन है? कानून बनाती कौन है सर? कानून या तो बनाती है संसद, संघीय विधायिका, बोले तो संसद, या सर राज्य विधायिका, या सर राज्य विधायिका, या राज्य विधायिका यानी राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। ठीक, अब इनने तो कानून बना दिया, लेकिन इसे लगाएगी कौन? इसे लगाएगी कौन सर? लागू कौन करेगी? तो लागू करेगी इसे संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका। यहां कौन करेगी? यहां करेगी राज्य कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका। क्लियर है? इतनी बात तो समझ में आया। कलेक्टर क्या होता है? जमा करने वाला। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हो, जिला अधिकारी, तो बेटा जिले का सबसे बड़ा टैक्स कलेक्ट करने वाला अधिकारी होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब मेरी बात सुनो, आपको कुछ टैक्स ऐसे मिलेंगे जो संघ की कार्यपालिका यानी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। हो सकता है उसे जमा कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट। हो सकता है उसका यूज कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट। समझे? टैक्स लगाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसके लिए इकट्ठा कौन कर रही है? स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन यूज भी कौन कर रही है? स्टेट गवर्नमेंट। हो सकता है ऐसे भी टैक्स आए कि लगाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इकट्ठा भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन बट दोनों में राय, बट दोनों में राय, सेंट्रल में भी स्टेट में भी। ऐसे भी टैक्स आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया, जमा भी कौन कर रही है? कलेक्ट भी कौन कर रही है? वसूल भी कौन कर रही है? ठीक, कलेक्ट को आप वसूलना भी लिख सकते हो, वसूली, वसूली भाई गोलमाल वाले। ठीक है, वसूली भाई जानते होगे, गोलमाल वाले। वसूलना भी आप लिख सकते हो। लगाया भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वसूल भी सेंट्रल गवर्नमेंट रही है, यूज भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। लगाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वसूल भी सेंट्रल गवर्नमेंट रही है, यूज स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। ऐसे भी यही पॉइंट आपके इन्हीं टैक्सों में लिखे हैं। जैसे आर्टिकल 268 कहता है फॉर एग्जाम्पल कि ऐसे टैक्स जिनको उद्ग्रहित करना, जिनको उद्ग्रहित केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा, लेकिन उनको संग्रहित राज्य सरकार द्वारा तथा उनका उपभोग भी राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। जैसे स्टांप ड्यूटी, स्टांप ड्यूटी। यही क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, सीधा लिखा आएगा, ऐसे कर जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जाता है, लगाया जाता है, ठीक,
लेकिन राज्य सरकार द्वारा संग्रहित किया जाता है और राज्य सरकार ही उनके उपभोग की अधिकारी है। बताओ कौन सा आर्टिकल है, किस आर्टिकल में वर्णित है? क्या आंसर करेंगे, क्या आंसर करेंगे? 268। अभी लिखाऊंगा, कल वाली क्लास में बताऊंगा, अगली क्लास में। ठीक सर, 265 के नीचे समझ नहीं आया सर, प्लीज रिपीट कर दो। शरीफ भाई ये तो पुराना आर्टिकल है, बताया तो था। 265 ने क्या कहा था कि बिना विधि बनाकर कोई कानून नहीं लग सकता, यानी कोई भी कानून लगाना है तो विधि बनानी पड़ेगी, विधि बनानी पड़ेगी। ये तो कल वाली क्लास में ही बताया था। विधि कौन बनाती है? संघीय विधायिका है, राज्य विधायिका। लेकिन उन्हें लागू कौन करती है? संघीय कार्यपालिका या राज्य कार्यपालिका। बताया? क्लियर? क्लियर? खुशबू जी ऐसे ही तो क्वेश्चन आएगा कि ऐसे कर जो संघीय विधायक, संघीय सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, संघीय सरकार ही उनको संग्रहित करती है, यानी कि जमा करती है, वसूलती है, और संघीय सरकार ही उनको उपभोग करती है। किस आर्टिकल में वर्णित है? 271, 271। पढ़ोगे, पांचों को एक साथ बताऊंगा सारणी बना करके, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी, कभी ऐसे नहीं पढ़े होगे आप। ठीक, 2 दिन और क्लास होगी केंद्र राज्य संबंधों पे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को इसका मोक लगाएंगे हम केंद्र राज्य संबंधों का। ठीक है, और डीपीपी आपको कल मिल जाएंगी, परेशान ना हो। ठीक, बताओ ठीक ठाक पढ़ा लेता हूं मैं, हैं? ठीक ठाक पढ़ा लेता हूं भैया पॉलिटी। वैसे लोग कहते हैं कि सबसे घटिया टीचर मैं ही हूं, पर मुझे पसंद आता है ये सब। क्यों? क्योंकि घटिया कहने से अपने आप में और बढ़िया करने का मन करता है, यार और बढ़िया करें, और बढ़िया। ठीक है, तो समझ में आना चाहिए बस, बाकी घटिया कहो कुछ भी कहो, बस समझा पा रहा हूं, मेरे मन को तसल्ली मिल रही है, यही काफी है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये किसकी क्लास है जो फोन में आती नहीं है? भैया ये संविधान मूल विधि की क्लास है, और का ही क्लास है। अब फोन में नहीं आती है ये मुझे नहीं पता मेरे भाई। चलिए मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।